हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उषा यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी के सेकेंड चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है गीत। गीत एक कहानी है जिसके लेखक हैं सलाम बिन रज्जाक। इनके द्वारा इस यह कहानी लिखी गई है। रज्जाक जी का जन्म पनवेल महाराष्ट्र में 1941 ईस्वी में हुआ। सलाम साहब का अध्यापन और लेखन कार्य साथ साथ चलता रहता है। आपके लेखन और कहानियों विभिन्न पत्र और पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाते रहे हैं और लेखक रज्जाक जी को महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार की साहित्यिक अकादमियों द्वारा विभिन्न सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इनकी जो मुख्य कृतियां हैं वो है माहिम की खाड़ी, बादल की अब बीती, नन्हा खिलाड़ी, जिंदगी अफसाना नहीं, नंगी धूप का सच आदि इनकी ये कृतियाँ जिसे उन्होंने लिखा है। रज्जाक जी गीत इस कहानी के माध्यम से पहले के आदिकाल के ज़माने का पहले के ज़माने को और आज के ज़माने में क्या फ़र्क है, पहले के लोग कैसे थे और आज के लोग कैसे हैं, इसे उन्होंने इस कहानी के माध्यम से बताया है। ठीक है। और रज्जाक जी द्वारा ये जो कहानी है लिखी गई है, यह एक प्रतीकात्मक कहानी है। इस कहानी से लेखक रज्जाक जी स्पष्ट करते हैं कि जब लोगों के मन में पहले जब लोगों के मन में कोई खोट नहीं था, तब समाज में चारों तरफ सुख और शांति लहराती रहती थी, संपन्नता थी, सुख और शांति फैली हुई थी। समय बदल गया, जब समय बदल गया, आज जो आधुनिक युग आ गया, आज जैसे जैसे लोग आदिकाल से आधुनिक की ओर आए, तब लोगों में लालच बढ़ता गया। स्वार्थ एवं तथा असंतोष का जो जहर लोगों में घुल चुका है। अब परिणाम स्वरूप समाज में मनभेद और अशांति फैल गई, इसका परिणाम ये हुआ कि समाज में लोगों के मनों में भेद उत्पन्न हो गया और लोगों में अशांति और समाज में अशांति फैल गई। जो लोग समाज में शांति तथा शांति का संदेश दे रहे हैं, आज भी जो लोग शांति का संदेश दे रहे हैं, उनके तो तन मन लहूलुहान हो रहे हैं। लेखक भावी पीढ़ी से यह अनुरोध करता है, या भावी पीढ़ी से लेखक को यह विश्वास है, उनको उम्मीद रखे हुए है या उन पे विश्वास रखते हैं कि यह भावी पीढ़ी समाज का वातावरण ये लालच का वातावरण फैला हुआ है, या जो लोगों में एक दूसरे के प्रति जो भेदभाव है, या उनके अंदर लोगों के एक दूसरे के प्रति जो घृणा है, उसे ये भावी पीढ़ी बदल सकेगी, ऐसा उनका विश्वास है। ये उन्होंने इस कहानी के माध्यम से बताया है। ठीक है। चलिए अब हम इस पाठ को पढ़ने के साथ साथ हम लोग ग्रामर पाठ को भी, जो हमारी शब्द संपदा में पूछे जाने वाले ग्रामर है वो भी हम लोग इसको साथ साथ में इसमें देखते जाएंगे। जैसे कि समानार्थी, विरुद्धार्थी शब्द युग्म शब्द, प्रश्नार्थक चिन्ह कहाँ है वो भी हम देखेंगे इसके अंदर। और इस कौन से क्वेश्चन कहाँ पे कौन सा प्रश्न बन रहा है उसको भी हम लोग साथ साथ देखते हुए चलेंगे। ठीक है। इससे बहुत ध्यान से देखेंगे। मेरे बेटे ने हमेशा की तरह उस रात भी कहानी सुनने का अनुरोध किया। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अगर आप रात ठीक है, रात यहाँ पे एक वचन है और रातें हो गई, तो ये बहुवचन, इसका बहुवचन क्या होगा? रातें। ठीक है। और यहाँ पे अनुरोध का मतलब प्रार्थना करना। ठीक है। अनुरोध मतलब प्रार्थना करना। यहाँ पे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि
बेटे के या रात के समय बेटे का अनुरोध, है ना, रात के समय लेखक के बेटे का अनुरोध, यह क्वेश्चन जो है यहाँ पे बन रहा है। तो आंसर आएगा कहानी सुनने का। ठीक है, कि लेखक के बेटा है उसने अपने पिताजी से जो है रात को कहानी सुनने का जो है अनुरोध किया, मतलब प्रार्थना की, या विनती भी बोलते हैं इसको, विनती किया। ठीक है, मैं यहाँ पे देखिए पूर्ण विराम आया हुआ है। मैं काफ़ी थका हुआ था। इस पर दूरदर्शन से टेलीकास्ट होने वाली खबरों ने मन और मस्तिष्क को और भी बोझिला कर दिया। लगता था पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे मैं काफ़ी थका हुआ था। मैं तो आपको मालूम है ये क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, संज्ञा है या सर्वनाम? क्या है यहाँ पे? सर्वनाम है, संज्ञा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मेरे भी सर्वनाम ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि टेलीकास्ट का मतलब होता प्रसारण करना। ठीक है, और खबर यहाँ पे देखेंगे, खबरों का ये बहुवचन है, इसका एक वचन होगा खबर। बोझिला होना मतलब भारी, वज़न लगना, वज़नदार होना या भारीपन लगना। ठीक है, इस पे जो है बोझिला का इससे जो है मीनिंग लिया गया है, या इसकी विशेषता, मन और मस्तिष्क की विशेषता बताई गई है कि मन और मस्तिष्क कैसा है, बोझिलादार है। ठीक है, यहाँ पे ये कर दिया। ठीक है, उनका जो उनका मन और मस्तिष्क कैसा कर दिया था उस समय, बोझिला मतलब भारीपन हो गया था उनका। तो यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि दूरदर्शन के समाचार का लेखक पर प्रभाव। ठीक है, दूरदर्शन का लेखक पर पड़ने वाला प्रभाव क्या था? मन और मस्तिष्क जो है बोझिला हो गया। ठीक है, मन और मस्तिष्क क्या हो गया? बोझिला हो गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये पूर्ण विराम। ठीक है, लगता था पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है, एक जरा माचिस दिखाने की देरी है बस। क्या इंसान पुनः आदिकाल की ओर लौट रहा है? यहाँ पे आया है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, बारूद ढेर का मतलब होता है जहाँ पे कोई चीज़ों को एक जगह ले जाके कूड़ा कर देना, मतलब कूड़ा लगा देना, या एक जगह ले जाके उसको इकट्ठा करके रख देना, तो उसको बोलते ढेर लगा देना। बारूद मालूम है बम। तो यहाँ पे कवि कह रही है कि क्या लगता है, यहाँ पे लेखक जो है दुनिया जो है, दुनिया यहाँ पे आया है कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन रहा है कि दुनिया कहाँ किस पर बैठी या दुनिया कहाँ बैठी है? तो दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस पैराग्राफ में, इस परिच्छेद में लेखक जो है बहुत थके हुए थे और उनका बेटा जो है कहानी सुनने का अनुरोध करा था, लेकिन जो है लेखक बहुत ज़्यादा थके हुए थे, और थके होने के बाद भी उनका जो बेटा उसके बाद भी दूरदर्शन पे जो समाचार प्रसारित हो रहा था, जो खबर प्रसारित हो रहा था, जिसके कारण उनका मन और मस्तिष्क जो है और ज़्यादा भारी वज़नदार हो गया था। ठीक है, और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे लगता है कि दुनिया जो है एक बारूद के ढेर पर बैठी, जिसे बस माचिस लगा दो और पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और ऐसे क्या उनके मन में एक और प्रश्न, क्या लगता है दुनिया फिर से, मतलब ये दुनिया फिर से आदिकाल की ओर लौट जाएगी, फिर से इस दुनिया का जो है जन्म होगा, ऐसा उनको यहाँ पे लगता है। अब देखिए आगे, मन बेचैन और मस्तिष्क परागंदा था। मैंने बेटे को पुचकारते हुए कहा। अब यहाँ पे बेचैन मतलब अशांति होना, है ना, मन अशांत होना, और परागंदा का मतलब यहाँ पे आया है उथल पुथल, अस्त और व्यस्त हो जाना। पुचकारना का मीनिंग यहाँ पे दिया हो फुसलाना, बहलाना बच्चे को। ठीक है, दुलाराना। ठीक है, उसने लेखक ने यहाँ पे बोला कि लेखक जो है अपने बच्चे को बहला के फुसला के पुचकारते हुए जो उनका मन बेचैन था और मस्तिष्क पर मतलब उनका मन जो है अशांत था और उनका जो मस्तिष्क में उथल पुथल मची थी, और उसने अपने बेटे को पुचकारते हुए कहा।
कि आज नहीं बेटा, आज पापा बहुत थक गए हैं। अब उन्होंने क्या कहा यहाँ पे बेचैन का मतलब होता है अशांति, और इसका जो है समानार्थी, इसका विरुद्धार्थी शब्द होगा चैन। ठीक है, बेचैन, और इसका विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? चैन। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि उन्होंने अपने बेटे से कहा, आज नहीं बेटा, आज पापा बहुत थक गए हैं, हम तुम्हें कल सुनाएंगे एक अच्छी सी कहानी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये जो दो कॉमा वाला चिन्ह लगा, इसको बोलते हैं दोहरा अवतरण चिन्ह है। जहाँ से ये लगता है, जहाँ ख़त्म होता है, उसे बोलते हैं दोहरा अवतरण चिन्ह। और यहाँ पे आया है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, अब यहाँ पे एक आया है शब्द युगम शब्द कहानी। यह जो है एक वचन है, कहानियाँ यहाँ पे इसका बहुवचन बनेगा। ठीक है, सुनाना, इसमें एंगे, सुना में एंगे यह शब्द लगा है, तो सुनाएंगे जो है यहाँ पे प्रत्यय लगा है एंगे। ठीक है, एंगे जो यहाँ पे प्रत्यय लगा, और सुना से सुनाएंगे, ये यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पे लेखक ने अपने बच्चों को पुचकारते हुए फुसलाते हुए कहा था कि बेटा, आज मैं पापा जो है बहुत ज़्यादा थक गए हैं, इसके लिए तुम्हें कहानी नहीं सुनाएंगे। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि एक क्वेश्चन बनता है कि लेखक का बेटे को कहानी ना सुनाने का कारण। ठीक है, लेखक बेटे को कहानी ना सुनाने का क्या कारण बना कि वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, या लेखक जो है अपने बेटे को कहानी क्यों नहीं सुनाएंगे, कारण बताइए। तो उसका आंसर आएगा कि वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे या थक गए थे। ठीक है, या थक जाना भी होगा। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। बेटे की जिद के आगे मैंने थक हार कर कहा, मतलब जिद मतलब करना, कहा ठीक है हम कहानी सुनाएंगे मगर तुम बीच में कोई प्रश्न नहीं पूछो। अब देखेंगे यहाँ पे फिर से आप देखेंगे कि जिद मतलब बहुत अपनी बात मनवाना। ठीक है, किसी चीज़ के लिए अड़ जाना, जिद का मतलब होता है अड़ जाना। ठीक है, इसका समानार्थी शब्दों का अड़ जाना। थक हार कर मतलब बच्चे के जिद के आगे थक जाना, हार जाना, उसको बोलते हैं कहा। कि बच्चे के जिद के आगे वो जो है, यहाँ पे फिर से शब्द युग्म शब्द आया है, और उन्होंने कहा है यहाँ पे नियोजक चिन्ह भी है, यहाँ पे अल्प विराम आया है। कहा कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, मेरी एक शर्त है। यहाँ पे फिर से देखेंगे एंगे, ये जो है क्या आया है हमारा कहानी, या इसका क्या बनेगा, कहानियाँ हो जाएंगी। अगर इसमें बहुवचन में इसका कहानियाँ हो जाएगा। प्रश्न का अगर बहुवचन देखेंगे तो प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, पूछ ओगे, यहाँ पे अगर ओगे लगा तो पूछोगे आएगा। यहाँ पे भी प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, ओगे लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे कि उन्होंने अपने बच्चे को कहानी सुनाने के लिए उन्होंने एक शर्त रखी कि वो बीच में कोई भी जो है प्रश्न नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे भी एक जो है ये बन रहा है, प्रश्न बन रहा है आपका परिच्छेद में से कि बेटे को कहानी सुनाने के लिए पिताजी की शर्त, या बेटे को कहानी सुनाने के लिए लेखक के द्वारा रखी गई शर्त क्या थी? प्रश्न ना पूछने की। क्या है? प्रश्न ना पूछना। यह जो है उनके द्वारा रखी गई शर्त है। ठीक है, नहीं पूछूंगा उसने हामी भरी मतलब स्वीकार करना है ना, जो शर्त रखी है उसको जो है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना होता है। तो यहाँ पे फिर से नियोजक चिन्ह आया है। पुराने ज़माने की बात है, मैंने कहानी शुरू की। पुराने, ठीक है, पुराना में ए जो है मात्रा लग के पुराने हो गए हैं, पुराना होता है इसका ये जो शब्द है उसको में। तो
कितनी पुरानी है, यहाँ पे फिर से क्वेश्चन मार्क, वह बीच में बोल पड़ा। मतलब लेखक के द्वारा कहने पे भी अपने बेटे को, उसके बेटे ने क्वेश्चन कर लिया कि ये कितनी पुरानी है। फिर उसने हूँ करके कहा, मैंने कहा था ना तुम कोई सवाल नहीं पूछोगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि तुम कोई सवाल नहीं पूछोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे तुमने बोला था। यहाँ पे भी फिर से देखो नियोजक चिन्ह आया हुआ है, नियोजक चिन्ह इसमें ज़्यादा आया है। ओहो सॉरी पापा, फिर से यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह है। उसने कसमसाते हुए क्षमा मांगी, मतलब माफ़ी मांगी। वैसे बात बहुत पुरानी भी नहीं है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि बात बहुत पुरानी भी नहीं है। मैंने कहानी जारी रखते हुए कहा, यही कोई 50 बरस हुए होंगे, या हो सकता है